धर्मा का महायुद्ध अनकही कथा भाग 2 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 8 धर्मा का दुस्साहस। लेडी तारा और ज़ोरो को उनके जेल के वार्डन ने एक कमरे में बुला लिया था। वहां पर नाना का होलोग्राफिक इमेज भी मौजूद थी। नाना नोडोल शहर के आलीशान होटल में फिजिकली बैठा था, परंतु उसकी फुली टेक्टाइल स्पर्शनीय होलोग्राफिक इमेज लेडी तारा और ज़ोरो के साथ उस जेल के कमरे में मौजूद थी। आपको हमारा वकील प्रोफेसर बोरो ने अपॉइंट किया है? लेडी तारा ने पूछा। नहीं, परंतु मैं प्रोफेसर बोरो से मिल चुका हूं। वो ठीक है, परंतु आपको हमारा केस लेने की क्या सूझी? आपकी फीस कौन दे रहा है? मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, लेडी तारा ने पूछा। उसे ये संशय था कि कहीं ये नाना नोकोविद की कोई चाल तो नहीं। वेल लेडी तारा, मुझे नहीं पता, परंतु कोई भी लॉयर आप लोगों का केस नहीं ले रहा था। नाना ने कुछ बोलने की कोशिश की, तब ज़ोरो ने थोड़ा जोर देकर कहा, मिस्टर नाना, आप सच बोलेंगे तो हम भी कॉपरेट करेंगे। नाना को लग गया कि उसे सच बोलना ही पड़ेगा। मुझे सन ऑफ गॉड ने ये केस दिया है। क्या? मालिक ने आपको हमारा केस दिया है? ज़ोरो की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेडी तारा भी थोड़ा चौंक गई। उसे भी बहुत अच्छा लगा कि धर्मा उन्हें छोड़कर भाग नहीं गया था। उन्हें पता ही नहीं चला था कि धर्मा कहाँ गायब हो गया था। वो आपको कहाँ मिला? लेडी तारा ने पूछा। वो कहीं 7वें आयाम में चले गए थे, अपनी माता के पास, और सीधे मेरी बेटी की ब्लैक रॉक कार के सामने आकर गिरे। मैं उनके बेहोश शरीर को अपने घर ले गया और मुझे लगा कि बेनीज कंपनी से मैं खूब कंपनसेशन ले सकता हूँ, परंतु मैं अपनी ही चाल में फंस गया और आपको हमारा केस लेने के लिए धर्मा ने फोर्स किया, लेडी तारा ने नाना की बात पूरी होने से पहले ही बीच में कहा। नाना ने हामी में सर हिला दिया। ठीक है, आप पूछिए, आपको क्या पूछना है, लेडी तारा ने कहा। मैं प्रोफेसर बोरो से मिला था, परंतु उन्होंने तो कुछ भी ज्यादा बताने से मना कर दिया। कोई बात नहीं, वो शायद संतुष्ट नहीं है कि ये ट्रायल फेयर होगी, लेडी तारा ने कहा। पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, नाना बोला, परंतु उसकी बात को इस बार ज़ोरो ने काट दिया। मालिक ने आपको चुना है, हमारे लिए उतना ही काफी है। आपको हमें कोई और स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। आप पूछिए जो पूछना है। थैंक्स मिस्टर ज़ोरो। एक बात बताइए, आप लोगों पर आरोप है कि आप ज़ोरियन साम्राज्य में अशांति फैला रहे हैं। मर्कल से हथियार लेकर आप लोग नोकोविद के चुने गए प्रशासन के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, वो हमें पता है, लेडी तारा ने कहा। वो अपने स्थान से खड़ी हो गई और अपने उस बड़े जेल की सेल के दूसरे कोने तक चहलकदमी करने लगी। परंतु ये झूठा आरोप है, लेडी तारा ने कहा। मैंने धर्मा को भी एक कहानी सुनाई थी और मेरे ख्याल से आपको भी वो कहानी सुननी चाहिए, लेडी तारा ने कहा। ठीक है, नाना ने कहा और मानसिक संदेश देकर अपने एक छोटे से यंत्र को नोट्स लेने का आदेश दिया। आगामी देव ने जनक 290 को पूरी तरह से ठीक करवा दिया था। साथ ही उसमें जितना संभव था उतना ईंधन और बाकी साधन भर दिए थे। साथ ही थोड़े बहुत हथियार, खाने की टैबलेट्स और ड्रॉइड्स एवं रोबोट्स। धर्मा को अब एक लंबी यात्रा पर निकलना था। X-141 इरिट्रिया से तकरीबन 500 प्रकाश वर्ष दूर था। जनक 290 ये यात्रा तकरीबन 30 दिन में पूरी करेगा। जनक 290 में इतना ईंधन आ जाता है कि एक बार में वो इरिट्रिया से X-141 तक जा सकता था और वापस भी आ सकता था। वैसे आगामी देव और गुनिका दोनों ही धर्मा के इस फैसले से अचंभित थे, परंतु उन्होंने इसका विरोध करने का विचार त्याग दिया। वो भी देखना चाहते थे
कि क्या वाकई सन ऑफ गॉड ऐसा चमत्कार कर सकता था। मर्गल तक ने कभी X-141 पर कब्जा करने की नहीं सोची थी। X-141 में एक्स केव नामक सबसे घातक कारागार भी था, जहां जौर साम्राज्य के बहुत ही दुरांत अपराधियों को कैद किया हुआ था। किसी भी पायरेट या अपराधी ने ये हिम्मत नहीं की थी कि उस कारागार पर हमला करके अपने साथियों को छुड़ाए। इसलिए धर्मा का अकेले ये कारनामा करने की सोचना ही बहुत बड़ी बात थी। आगामी देव और गुनिका ने अपने आप से ये वादा जरूर कर लिया था कि यदि धर्मा X-141 पर शासन करने में कामयाब हो गया तो वो जरूर अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ धर्मा के इस कारनामे के बारे में जौर साम्राज्य में चेतना फैला देंगे। वो धर्मा को सन ऑफ गॉड मान लेंगे और कोशिश करेंगे जितने भी बॉफ को मानने वाले हैं उन्हें धर्मा को सन ऑफ गॉड मानने के लिए मना ले। उन्हें भी अब धर्मा के X-141 तक पहुंचने का बेसब्री से इंतजार था। धर्मा ने एक बहुत कठोर निर्णय ले लिया था और वो इरिट्रिया से निकल चुका था, और इरिट्रिया के वातावरण से निकलते ही उसको अपनी पहली समस्या का सामना करना पड़ गया था। कंट्रोल ऑफ स्पेस बोर्ड्स COSP या कोस्प। कोस्प वो संस्था थी जो किसी भी ग्रह के नियर ऑर्बिट से बाहर आने वाली स्पेसशिप पर नजर रखती थी। उनकी इजाजत और इमिग्रेशन क्लियरेंस के बिना कोई भी स्पेसशिप इरिट्रिया से बाहर नहीं जा सकता था। किसी भी स्पेसशिप को, चाहे वो कोई निफ्टी ही क्यों ना हो, प्रकाश गति से तेज उड़ने के लिए पहले ग्रह के वातावरण से और उसके गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलना होता था, और फिर जब वो डीप स्पेस में पहुंच जाता था तो उसे FTL गति हासिल करनी होती थी। फिर वो स्पेस इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचकर अपनी मैक्सिमम स्पीड हासिल करता था। जैसे जनक 290 जब इरिट्रिया के सौर मंडल से बाहर पहुंच जाएगा तब वो प्रकाश गति से 7500 गुना तक की गति हासिल कर लेगा। परंतु कोस्प के वॉरशिप्स इरिट्रिया के ऑर्बिट के चारों तरफ से घिरे हुए थे और उनसे बचकर निकलना संभव नहीं था। वो किसी भी विमान को जो उनकी इजाजत के बिना इरिट्रिया के स्पेस से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं उसे अपनी लेजर गन से नष्ट कर देने के लिए अधिकृत थे। धर्मा को पता था कि यदि जनक 290 को उन्होंने पकड़ लिया तो वो धर्मा को भी प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो के साथ ट्रायल के लिए इरिट्रिया भेज देंगे। धर्मा को कुछ तरीका खोजना था और ये उसकी पहली चुनौती थी। उसने X-141 को जीतने की बड़ी बड़ी बातें तो कर ली थी, परंतु वो हो सकता है इरिट्रिया के कॉर्प्स के हाथों ही पकड़ा जाए।